Hi everyone and welcome to Rubex. So today we have come up with a very important thing for you all, which is the solutions for the previous year papers. So today we'll discuss the chemistry paper for class 12th in which came in the year 2019. तो अब हम आज लेटेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2019 का एंड टुडे वील डिस्कस टू सेक्शन ए एंड बी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन दूसरी वीडियो में हम बाकी ये सेक्शंस को कवर करेंगे. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें एक आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर पेपर से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एक तो दूसरी बात कि हमें किस तरह से आंसर करना है. 1 मार्कर क्वेश्चन है तो कितना लिखना है कितना नहीं, 2 मार्कर में कितना लिखना है, 3 and 5 में कितना लिखना है, ऑल दोज थिंग्स. ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये पसंद आए सो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल. ओके सो लेट अस स्टार्ट. ओके सो हमें ये तो पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं. लेटेस्ट न्यूज भी आ चुकी है, बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हैं बट होंगे, ये तो हमें पता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी रिविजन हो. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन ए and there are 5 questions in this section. We'll discuss them one by one. Right? Out of NaCl and AgCl, which one shows Frenkel defect and why? ठीक है, तो पहले तो आपको ये बताना है, हाफ मार्क आपको इस चीज का मिलेगा कि आप ये बताओगे कि NaCl में से और AgCl में से कौन सा है जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, एंड हाफ मार्क यू विल गेट फॉर दी रीजन. ओके तो हमें ये पता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट, देखो पहले पता होना चाहिए कि फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है. फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में मूव करता है. ठीक है, तो इसीलिए कैटायन ने इंटरस्टिशियल साइट में मूव करना है तो कैटायन का साइज जो है स्मॉल होना चाहिए. अब अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं ये NaCl, तो अल्कली मेटल का साइज तो बड़ा होता है तो वो इंटरस्टिशियल साइट में नहीं जा सकता. इसीलिए AgCl में Ag जो है ये जा सकता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो AgCl टाइप के क्रिस्टल्स जो हैं वो शो करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट. AgCl will show the Frenkel defect, half mark for this. Why will it show? Because of small size of Ag+. ठीक है, आयन का साइज छोटा है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो आपके साथ कभी कभी हमें पता है क्या होता है कि हमें पता तो होता है ऑर्डर, लेकिन मेंशन्ड है इंक्रीजिंग, हम लिख दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नंबर नहीं मिलेंगे. ओके तो ये भी देखना है कि पूछा क्या गया है. ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इंक्रीजिंग में लिखना है. अब हमें पता है कि ये CH3 दिस इज टर्शरी. ठीक है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं. C2H5NH2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और C2H5OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स टर्शरी से कंपैरेटिवली, टर्शरी अमीन से कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे. लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 3 एलिमेंट्स के साथ हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ओके फोन मैं ऐसे बोलती हूँ इसको, ठीक है, फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस. तो अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट जिसके साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ पर नाइट्रोजन, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन यहाँ आता है फिर ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में, तो इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है. इसीलिए इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू दिस. तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर. एंड ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग ही लिखना है, डिक्रीजिंग नहीं लिखना. You have to see what is asked in the question. Okay. Now, why are medicines more effective in colloidal state? तो ये हमारा 5th चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री का, उसका क्वेश्चन है ये कि मेडिसिन जो है मोर इफेक्टिव क्यों होती है इन कोलॉइडल स्टेट. तो क्या होता है कि मेडिसिन के पास होता है, मेडिसिन में क्या होता है, देयर इज लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ विच दे कैन गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड. ओके ये एक लाइन आपको लिखनी है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया दे कैन बी इजीली एसिमिलेटेड, इजीली एब्जॉर्ब्ड, एंड दैट इज व्हाई दे आर मोर इफेक्टिव इन कोलॉइडल स्टेट. ओके ये लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमल्शन एंड अ जेल. ओके तो हमें इमल्शन और जेल में डिफरेंस बताना है. तो जो बेसिक डिफरेंस है इमल्शन और जेल में वो बेसिकली डिस्पर्जन मीडियम का ही है. ठीक है, इमल्शन में क्या होता है, इन इमल्शन हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज
एंड डिस्पर्जन मीडियम, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, हमारे पास दोनों ही लिक्विड होते हैं. तो बेसिकली दिस इज अ लिक्विड इन लिक्विड. जेल में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज तो आपका लिक्विड होता है, बट डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड होता है. दिस इज जेल. ठीक है, तो किसका ही बेसिकली फर्क है, डिस्पर्जन मीडियम का. ठीक है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल विद एग्जांपल. तो हमें पता है एम्बिडिएंट जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस भी होता है. एम्बीडेक्स्ट्रस जो लोग होते हैं वो अपने दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, ऐसे ये रूट वर्ड है. एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स उसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे. इट विल हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स. ओके, एंड इसमें आपको पता है एग्जांपल्स कई आ जाएंगे, जैसे एक मैं ले रही हूँ साइनाइड आयन. ठीक है, तो लेकिन एट अ टाइम में एक के थ्रू ही बॉन्डिंग करेगा, या तो कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा या नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा एट अ टाइम. ठीक है, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स. राइट? ओके, great. Moving to the next question, the 5th question is that what is the basic structural difference between glucose and fructose? ठीक है, तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन आ गया. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो हमें पता है, देखो आप चाहो तो आप स्ट्रक्चर के साथ भी बना सकते हो. अगर आप सिंपली लिख दोगे तो इट्स नॉट दैट कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, यू विल गेट मार्क्स. बट अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो बना सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट एज वेल. ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि दिस इज एन एल्डोज and this is a ketose. So यही है दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बेसिक. ठीक है, आप चाहो तो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट एज वेल. ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, या और पार्ट है ये, या तो ये आंसर करना है आपको या ये, चॉइस है आपके पास. राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज. तो जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं सिंपली, ग्लूकोज और गैलेक्टोज. ठीक है, ये लिखने हैं इसमें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट सेक्शन. नाउ वील मूव ऑन टू दी सेक्शन बी. ओके, उसमें भी हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बट सिंपल ही है. ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दी सेकंड सेक्शन व्हिच इज सेक्शन बी. ओके, एंड इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो पहला क्वेश्चन जो है बी सेक्शन में वो है हमारे पास कि आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इन 2 चीजों के लिए, कि जब HCF2 अंडरगो करता है हाइड्रोलिसिस एंड MnO2 इज हीटेड विद कॉन्क HCl. तो ये HCF2 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये सारे जो है ना ज़ीनन के कंपाउंड्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सारे कंपाउंड्स के बारे में जो है उनके स्ट्रक्चर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम के लिए. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. तो जब हाइड्रोलिसिस होता है HCF2 का तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वी गेट xenon, oxygen and HF. Now if I balance this equation we balance, so here we'll have 2, here we'll have 2 and यहाँ पे भी 2 आएगा हमारा. xenon है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं आएगा, 4HF. ओके, सो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ सेकेंड पार्ट है कि आपने MnO2 को ट्रीट किया है विद कॉन्क HCl. ठीक है, MnO2 में आपने HCl डाला तो क्या बनेगा, सॉल्ट MnCl2. ठीक है, एंड देन वाटर और क्लोरीन. ठीक है, एंड इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं. ओके, राइट, दिस इज डन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. इसमें ना और पार्ट है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक कर सकते हो. ठीक है, जो आपको ठीक लगे. तो सेकंड जो और पार्ट है उसमें पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड. ठीक है, तो अब फिर से आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग में ही लिखना, डिक्रीजिंग में मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे. डिक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग में ही लिखना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते जाते एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि ये जो एटम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, हम इसकी तरफ मूव करेंगे नीचे तो साइज बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा. ओके, नाउ
डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑब्वियसली डिक्रीज होएगी, क्योंकि जब एटम का साइज छोटा होगा तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो ऐसे ये लिखना है, डिक्रीजिंग। देखो इसमें डिक्रीजिंग पूछा है तो हमने डिक्रीजिंग लिखा, इसमें इंक्रीजिंग पूछा है तो वी हैव रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so now we look at the 7th question for section B, and the question is state Raoult's law for a solution containing volatile components and write two characteristics of the solution which obeys Raoult's law at all concentrations. तो ये solutions chapter का question है हमारा, and आपको पता होगा कि Henry's law, Raoult's law, ये सारे topics जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ अगर आप स्टेट करोगे तो आप स्टेट करने में क्या लिखोगे, आप राउल्ट्स लॉ के बारे में लिखोगे कि फॉर अ सोल्यूशन containing volatile, for a solution of volatile liquid, ठीक है, जिसमें हमारे पास volatile components है, for a solution of volatile liquid जो partial vapor pressure है of that component, suppose आपका binary solution है तो ठीक है, A और B उसमें components है, ठीक है, तो partial vapor pressure of that component is proportional to the mole fraction of that component in the solution, ठीक है। और फिर जब हम ये हटाते हैं proportionality तो एक constant आता है, देखो डिनोट आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने जो सिंबल्स लिए हैं जरूरी नहीं आपको वही लेने हैं, ठीक है। तो आपने जब ये हटाया प्रोपोर्शनलिटी तो x से इंटू पी नॉट ए, और ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, मतलब जब तक हमने उसको मिक्स नहीं किया है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं बनाया है तब, ठीक है। और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन दी सोल्यूशन, ठीक है। और दो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है फॉर सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, तो वो हमारे आइडियल सोल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस, एंड उसमें हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो, मीन्स एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग एंथैल्पी इज सेम, ठीक है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। So these are the questions from NCERT only, ठीक है, directly coming from the NCERT. Right, now moving on to the next question we have for a reaction, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, इसका प्रपोज मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि H2O2 I माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर IU माइनस बन रहा है, दिस इज द स्लो स्टेप, और ये जो सेकेंड स्टेप है दिस इज द फास्ट स्टेप। ओके, सो राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ लिखने के लिए हमें ये स्लो स्टेप पे जाना पड़ेगा, उसको देखेंगे तो रेट आ जाएगा इज इक्वल टू के विच इज द रेट कांस्टेंट H2O2 पावर में 1 I माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हम स्लोएस्ट स्टेप में से लेंगे। अब ओवरऑल ऑर्डर आप इस रेट एक्सप्रेशन से निकालोगे तो जो भी पावर्स हैं सारे कंपोनेंट्स की उस रेट एक्सप्रेशन में उनका आप सम करोगे तो ऑर्डर आ गया 2, ठीक है, 1 मार्क के। आउट ऑफ स्टेप्स 1 and 2 विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इन दोनों स्टेप में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, सो फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है, गॉट द पॉइंट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है कि जब MnO2 को फ्यूज किया जाता है विद KOH, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस KNO3 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड A, एक डार्क ग्रीन कंपाउंड आपका बनता है A, ओके। नेक्स्ट, फिर जो कंपाउंड A है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है इन एसिडिक सोल्यूशन टू गिव पर्पल कंपाउंड B, ठीक है, एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ B ऑक्सीडाइजेस KI, ऑक्सीडाइज करता है KI को टू कंपाउंड C, whereas an acidified solution B का ऑक्सीडाइज करता है KI को D में, ठीक है, और आपको A B C D बताने हैं, तो A B C और D क्या क्या हैं ये बताना है आपको। तो A से पहले हमें ये देखना है कि A क्या है, ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है MnO2 जिसको फ्यूज किया है किसके साथ, KOH के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3, फाइन। तो ये क्या बनाएगा, अगर आप प्रिपरेशन में जाओ, आप अपने सिलेबस में देखो तो जो प्रिपरेशन है दो कंपाउंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है KMnO4 और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, इन दोनों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इनकी रिएक्शंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये KMnO4 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा K2MnO4,
जब आप MnO2 को ट्रीट करते हो KOH के साथ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 यूज करते हो तो K2MnO4, ये है A। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो आयन है वो क्या है, MnO4 2 माइनस आयन। ठीक है, MnO4 2 माइनस आयन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इट गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड A। ओके, वी आर डन विद दिस। नाउ कंपाउंड A डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव B, मींस ये जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक है तो मैंने एसिड के लिए लिख दिया एंड देन B बन गया विच इज KMnO4। आयन जो है वो क्या होगा, MnO4 माइनस। और हमें पता है कि KMnO4 का कलर पर्पल होता है, तो आइडिया लग गया कि हम अभी तक सही जा रहे हैं। ओके, ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि अब क्या हो रहा है कि जो ये अल्कलाइन सोल्यूशन है B का, वो ऑक्सीडाइज करता है Ki को। ठीक है, और Ki को ऑक्सीडाइज करता है और C बनता है अल्कलाइन में। और अगर इसको ले Ki को ऑक्सीडाइज कराएं इन एसिडिफाइड सोल्यूशन तो D बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अल्कलाइन यूज करेंगे तो C बनता है, एसिडिफाइड यूज करेंगे तो D बनता है। ठीक है, तो अब इनकी रिएक्शंस अगर हम देखें तो आपको ये वाली रिएक्शंस पता होनी चाहिए। अपनी सारी ये रिएक्शंस KMnO4 की भी पढ़ी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी पढ़ी है, तो वहां से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली MnO4 माइनस, क्योंकि KMnO4 है, इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड I माइनस। ठीक है, to give MnO2 2OH माइनस, क्योंकि अब मैं प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूँ। ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस इक्वेशन ही लिखो, तो ये बेसिकली जो है ये है आपका C। ठीक है, अब आप बैलेंस इक्वेशन लिखो तो इट्स गुड। ठीक है, नहीं भी लिखते तो आप सीधा ABCD बता दो या आप प्रॉपर सिर्फ रिएक्शन लिख दो, देन ऑल्सो इट्स ओके। बट अगर आप ऐसे लिखते हो तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फेंटली अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, दूसरा है कि हमने जब एसिडिफाइड मीडियम लिया, तो एसिडिफाइड मीडियम हम लेंगे तो एसिडिफाइड है तो हमारे पास क्या हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि Ki है तो Ki तो क्या देने वाला है, I माइनस। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो जब एल्कलाइन लिया है फेंटली तो MnO2 बनता है MnO4 माइनस से, जब एसिडिफाइड लिया है तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनेगा 8 वाटर। सो दीज आर दी बैलेंसिंग थिंग्स, ये सब बैलेंसिंग किया हुआ है। मेन है आपका ये है आपका D। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे 16H प्लस क्योंकि उस तरफ 8 वाटर था। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग है। तो ये पूरा आपको जब आप इस चैप्टर में गो थ्रू करोगे, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियोस ऑफ एट रूबेक्स, वहां पे आपको इस चैप्टर की वीडियोस भी मिल जाएंगी डिटेल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के लिए कि कैसे रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ओके, बाकी ये है रिएक्शंस। तो A आपका क्या है, K2MnO4, B आपका क्या है, KMnO4, C है IO3 माइनस एंड D इज आयोडीन। ओके, सो अब हमारा 9th क्वेश्चन हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा है, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया क्वेश्चन को कि इसका IUPAC नेम बताना है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक क्वेश्चन है। सो इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो इट विल बी, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, तो डाई क्लोरिडो। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इथेन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है लिगेंड, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, इसके लिए हम यूज करेंगे बिस। तो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, अब और ये जो है न्यूट्रल है तो हमें सीधा प्लैटिनम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्लैटिनम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके चार्ज -1 होता है, इसके 0। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2। तो x + 0 - 2 यू कैन से लाइक दिस, तो x विल बी +2। ठीक है, ये आ गया। एंड इसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनाने, मीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो अगर हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाए, तो अगर आपको सिस बनाना है, ओके, एंड एक ट्रांस बनाना है, फाइन। तो चलो पहले सिस को देखते हैं। तो सिस आपने ये ले लिया इथेन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन ऐसे। ठीक है, EN भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड ये Cl यहाँ पर। अगर आपको ट्रांस बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, ऑपोजिट्स लेके Cl। सो दिस इज सिस एंड दिस इज द ट्रांस आइसोमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट और पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, इनके ना आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, नाम आपको गिवन है IUPAC ने। तो ओके स्टार्ट करते हैं, नाम लिखना। ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे, कोबाल्ट हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स है, ओके तो हेक्सामीन हो गया 6, ठीक है। अब कोबाल्ट 3 सल्फेट है, ठीक है, और ये सल्फेट हो गया बाहर, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इस हिसाब से तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, दैट मीन्स अभी ये बैलेंस नहीं है। लेकिन कोबाल्ट क्या है हमारा 3+, ठीक है, कोबाल्ट की 3 है और अमीन 0 होता है, तो टोटल इसका हो गया 3 और इसका हो गया 2-, तो आप क्रॉस ओवर करके फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, ओके इजी। नाउ पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, ठीक है, तो पोटेशियम है, देखो पहले केटायन का नाम आता है ना, तो ये पोटेशियम बाहर हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। क्रोमेट मींस ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा, तभी 8 आया है, ठीक है। और ट्राइऑक्सिलेट, और ये पता होना चाहिए आपको, ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो ये C2O4 या आप OX भी लिख सकते हो 3, ठीक है, एंड इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया -6, लेकिन हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है 3, तो +3 -6 -3, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने होंगे 3, ओके क्वाइट सिंपल ना। तो ये 2 कंपाउंड्स हैं आपके पास कोबाल्ट के, एक में फ्लोरीन लिगेंड है, एक में इथेन 1,2-डायमीन जो भी यूज किया था ऊपर भी वो लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया है कोबाल्ट का, ये आपको 21 to 30 वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इट इज 4s2 3d7। अब यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो x - 6 इज -3, तो x कितना आ जाएगा +3, फाइन x +3 आ जाएगा, तो यहाँ से कोबाल्ट की कितनी हो गई 3 प्लस में 6, ठीक है। तो अब ये d ऑर्बिटल बना लेते हैं हम, 2 3, ओके डिवाइड 4s एंड देन ये 4p, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग अलोंग विद इट। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, तो अब फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड हमें पता है, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगे। अभी आगे एक 4d भी होगा, आई एम ड्रॉइंग इट हियर, ठीक है। तो ये कौन से, ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो क्या होगा sp3, क्योंकि देखो 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, तो sp3d2 2 d के भी यूज होंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, En वाले में दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, तो है अगेन 3+ ही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेम यही आएगा, बट इस केस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वाले 2 यूज होंगे और ये 3 यूज होंगे, तो d2 sp3, तो इसमें इनर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो जो इसका आंसर होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, COEN3 ठीक है। मोर स्टेबल भी यही होगा, क्योंकि इसमें ये जो है ये कीलेटिंग लिगेंड है, तो कीलेट इफेक्ट की वजह से इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। इन दोनों में यही आंसर। पहले पार्ट में पैरामैग्नेटिक, अब हमें दिख रहा है ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुई, इसमें पेयरिंग होगी तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, COF6 3-। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज द हाई स्पिन वन, ओके, सो इसमें भी COF6 3-। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल राइट हियर साइड बाय साइड। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इट इज कि आपको ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, CH2CH3 एंड आपने इसमें KMnO4 KOH डाला। तो पहले तो आपको बताना है कि क्या बनेगा पहला प्रोडक्ट, फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी बताना है, बी, ठीक है। तो आपको पता है कि KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो होगा ऑक्सीडेशन, और क्या बनता है COO-K+, ये CO के डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। एंड देन हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बेंजोइक एसिड COOH, फाइन, ओके ग्रेट, इजी था। नाउ बी पार्ट पे हम मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या है कि हमारे पास अगेन ये है, ठीक है, साइक्लिक है कंपाउंड भी, ठीक है, इसमें हमने CrO3 डाला, अगेन दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, कीटोन बना देगा। देन हमने ये वाले कंपाउंड के साथ इसको, तो ये A हो गया, ठीक है, पहले पार्ट में यही पूछा है। सेकेंड हमने क्या किया, इसको इसके साथ ट्रीट किया है,
ठीक है, अब इसमें हमें पता क्या है, सेमी कार्बोजोन बनता है, वी नो दैट ना। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ऐसे लिख लें अगर हम। ठीक है, तो वाटर निकलेगा H2O, ये डबल बॉन्ड NNH CO NH2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया। ये स्ट्रक्चर्स आपको बताने थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फर्दर विद आवर सॉल्यूशंस फॉर द फर्दर सेक्शंस। फाइन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द रूबेक्स चैनल। बाय।